नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। और आज मंथन इस बात को लेकर कि साक्षी तो चली गई लेकिन सियासत शुरू हो गई। साक्षी हत्याकांड में लव जिहाद की एंट्री होती नजर आ रही है और इसके बाद आप पर बीजेपी के एक दूसरे पर आरोपों से सियासत भी गर्मा गई है। और दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। यानी कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को दावा किया गया था कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी की हत्या कोई सामान्य घटना नहीं है और यह लव जिहाद का मामला है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर वारदात को सामान्य हत्या करार देने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि शाहबाद में साहिल सरफराज ने एक हिंदू लड़की की नृशंस हत्या कर दी और इस हत्याकांड ने एक बार फिर दिखा दिया है कि लव जिहाद अब दिल्ली को भी दहलाने लगा है। कुछ महीनों पहले श्रद्धा हत्याकांड ने दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था। मई का महीना था, 18 मई को उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और 1 साल का वक्त बीत चुका है और अब चार्जशीट दाखिल की गई है। इंसाफ अभी भी नहीं मिला है और एक और साक्षी ऐसी ही वारदात का शिकार होती नजर आ रही है। तो एक बार फिर से एक साक्षी की नृशंस हत्या कर दी गई और एक बार फिर से धर्म में इसे डिवाइड किया जा रहा है। आपको बता दें, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति यानी कि लव जिहाद के ट्रायंगल से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अब साक्षी की बर्बर हत्या ने दिल्ली वासियों को लव जिहाद से सावधान रहने की भी चेतावनी दे दी है। सचदेवा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अल्पसंख्यक वोट खोने से डरते हैं और यही कारण है कि वो इस मामले को लव जिहाद के बजाय साधारण हत्या के रूप में चित्रित कर रहे हैं। और उन्होंने केजरीवाल पर राजनीतिक तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस हत्याकांड की तुलना श्रद्धा वाकर मामले से की है। श्रद्धा को अभी तक न्याय नहीं मिला है, ये हम सब जानते हैं। न जाने कितनी और श्रद्धाएं और इस तरह की क्रूरता का शिकार होती रहेंगी और ये किस तरीके की मानसिकता है इसको भी देखना होगा। और इसके पलटवार में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा। एलजी को संविधान ने दिल्ली के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है। उन्हें सरकार के काम में दखल अंदाजी के बजाय लोगों की सुरक्षा पर काम करना चाहिए, ये कहा है आतिशी ने। ये खौफनाक हत्या देखकर रूह कांप उठी है। मैं उपराज्यपाल को याद दिलाना चाहती हूं कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। मेरा एलजी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर एलजी अपना काम नहीं कर रहे हैं तो क्या जवाबदेही है। कानून व्यवस्था सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गई है और शायद यही वजह है कि अपराधी आज कोई भी बड़े से बड़ा अपराध करने से गुरेज नहीं खा रहे हैं। खुलेआम खून और हत्याएं हो रही हैं। यह घटना बेहद शर्मनाक है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में एक नाबालिग लड़की की नृशंस हत्या कर दी गई है और यह बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, लेकिन यह सवालिया निशान लगाता है दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी, क्योंकि यह दिल्ली पुलिस का एक फेल्योर भी है। 18 घंटे बाद गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन आखिर क्यों अभी तक ये दहशत अपराधियों के जहन में नहीं बना पाई दिल्ली पुलिस कि ऐसा घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले अपराधी 10 बार सोचे। अपराधी खुलेआम लोगों की हत्या कर रहे हैं। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, ये नसीहत भी है और कुछ कीजिए। केजरीवाल ने ट्वीट कर सवाल भी पूछा है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार साक्षी के परिवार के साथ खड़ी है और दिल्ली सरकार 10 लाख आर्थिक सहायता देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या साथ खड़े रहने से और आर्थिक मदद देने से क्या इन अपराधों में लगाम लग सकेगी? क्या उन दरिंदों के जहन में, उन अपराधियों के जहन में वो डर पैदा हो सकेगा? इसके लिए भी सोचना होगा। सिर्फ आर्थिक मदद और इस पर सियासत करने से
क्या इसके माँ बाप को उसकी बेटी वापस मिल सकेगी? ये तमाम अहम सवाल भी खड़े होते हैं। पीड़ित परिवार को वकीलों की मदद भी दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने शाहबाद डेयरी हत्याकांड के आरोपी को रोहिणी कोर्ट में पेश किया है। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी को भेजा है। अब पूछताछ होगी, पूछताछ के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा। और आप प्रवक्ता आतिशी मारलेना ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। साथ ही बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने क्या कुछ कहा, क्योंकि पीड़िता से मिलने के लिए माफ कीजिएगा आर्थिक मदद देने के लिए पहुंचे हुए थे, पीड़िता के परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि अब ऐसे मामलों में राजनीति ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कुछ कहा इस दौरान सुनाते हैं आपको। साहब से बस एक निवेदन करना चाहूँगा, आपको देश के संविधान ने 3 जिम्मेदारियां दी है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लॉ। आज दिल्ली में बिगड़ती हुई पुलिस की, लॉ एंड ऑर्डर की, सिक्योरिटी की जो समस्या है, मैं आपसे एक महिला होने के नाते, एक चुनी हुई प्रतिनिधि होने के नाते आज आपसे ये अपील करना चाहती हूँ कि जो आप 24 घंटे लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में, आप उसमें से आधा समय तो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने में लगाइए। अगर आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप एक संवैधानिक पद पर बैठे क्यों हुए? जब आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखना, जब आपका काम है पुलिस की व्यवस्था को देखना, और दिन दहाड़े किसी महिला का मर्डर हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मेरा बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया राजनीति बंद करें, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने के प्रयासों को बंद करें और दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने की साहब का बेचारे क्या कहेंगे, उसका तो जहान ही लुट गया। बेटियां घर की रौनक होती है, लक्ष्मी भी कहते हैं। जिसका बच्चा चले गया उसको आप पैसे दे दो, उसको हौसला दे दो, यही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सर आप सांसद हैं, लेकिन स्थानीय राज्य सरकार से अभी तक, कल घटना हुई, कोई मिलने नहीं आया। आप देखिए घर की हालत देखिए, किसी ने हाल नहीं जाना। क्या वजह मानते हैं आप? देखो मैं तो जो भी हूँ इन लोगों की वजह से हूँ। मैं तो अजनबी था, मैं किसी को जानता भी नहीं था, मेरे पे यकीन किया इन्होंने। बाकी कोई और नहीं आया, वो जवाबदेह है, मैं नहीं हूँ, मेरा तो फर्ज है। सर घटना के पीछे की वजह नहीं कर रहा अब तक क्या बेटी की तरफ जहाँ भी कोई होता है आप भी माना करो हमारी बेटी बहन से हुआ है। अब तक जो पुलिस से आपकी बात हुई है, घटना के पीछे की वजह क्या सामने आई है? कलावा क्यों था उसके हाथ में साहिल के? थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने बोला थोड़ी देर डिस्क्लोज ना करना। आपको पता है सारी बात का, बच्चे इमोशनल करते हैं, ढोंगी हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो जो कोई बात ना माने, देखो किस हद तक नफरत हो जाती है। सर आर्थिक मदद की भी कोई आप लोग पहल करेंगे पीड़ित परिवार की? मदद करके आए हैं, चेक लेके आए हैं। यहाँ पर ही सब थे, उसको कोई उठाने वाला नहीं था, तो एम्बुलेंस में भी मैंने ही उठा के डाला। जिस समय पूरी वारदात हुई क्या उस समय मौजूद थे? उस टाइम पे मैं नहीं था, सब यहाँ पे से जा चुके थे। कितने उस टाइम पे पुलिस वाले भी थे यहाँ पे जब मैं आया। साहिल के साथ कितने लोग? आपने उठाकर उसको एम्बुलेंस में डाला था। कितना ब्लड निकल चुका था उसका? ब्लड तो मैं क्या बताऊँ, ये देख लो ब्लड ही है, ये अभी तक लगा हुआ। क्या नाम है आपका? अजय। तो साहिल को जानते हो आप? नहीं, मेरा क्या कॉन्टेक्ट है साहिल से। आप साक्षी को कैसे जानते थे? साक्षी से मेरा कोई मैटर ही नहीं है, बस ऐसे ही मैं तो आया था तो उसको उठा के डाल दिया, कोई उठाने वाला ना था। करेंगे इतनी पब्लिक, 17 लोग, इतनी पब्लिक है, पर जो उसको उठाने वाले होते तो उसको पहले ही बचा लेते। ठीक है, हाँ, लेकिन वहाँ पे मैं होता तो उसकी जो अगला बंदा था, जो बात है, मैं मार ही देता उसको, क्योंकि मेरे बर्दाश्त नहीं। मतलब घटना से पहले या उसे घटना से पहले मैं नहीं जानता था। मैं होता तो उस लड़की को मरने नहीं देता। ये जो और भी पब्लिक देख रही है, मैं तो उनको भी यही कहूँ, यहाँ पे ऐसा कोई हो, ऐसे कभी और भी, तो ऐसा होने मत दो। अगले को रोको, कुछ भी करो, चाहे उसको उस चीज़ को रोको वहीं पर ही। अजय आप कहाँ पर रहते हो? मैं सिविल हूँ। तो यहाँ कैसे पहुँचे थे आप उस समय? यहाँ तो मैं निकल रहा हूँ, यहीं से मेरा निकलना घुसना, अभी भी आया हूँ मैं तो यहीं से। अच्छा, आपको घटना के बारे में जानकारी मिली तो आप स्पॉट पे पहुंचे? हाँ, तो मैं यहीं से निकल रहा था तो भीड़ लग रही थी तो गया था। बिल्कुल, ये तो पुलिस वाले भी खड़े थे। इसके जो अभी 16 साल की साक्षी, 20 साल का युवक साहिल और 21 बार एक के बाद एक
वार करता है चाकुओं से, और जब उसको लगता है कि अभी भी इसकी जान नहीं गई तो पत्थर से वार कर देता है। विभत्स घटना, और ऐसी घटना में अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसे मौके का इंतजार हर एक राजनीतिक पार्टी को होता है और वो अब इस मौके को भुनाने की कवायद में जुटती हुई सभी राजनीति जो पार्टियां हैं वो नजर आ रही हैं। चाहे वो आर्थिक मदद की बात हो, चाहे वो साथ खड़े होने की बात हो, ढांढस बंधाने की बात हो, लेकिन सवाल ये कि क्या इन सब से इसके परिजन को, साक्षी के परिजन को क्या न्याय मिलेगा? क्या हमारे देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी फेल्योर यहां पर नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि 18 घंटे में गिरफ्तारी कर ली गई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। संगीता शर्मा हैं, आप प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर कुलदीप मलिक हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहनलाल ग्यारा है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नितेंद्र यादव हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरविंद जय तिलक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मौली सेठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमिला मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय की, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, मोहनलाल जी आपके पास आएंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम आया, अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आप लोग इसे लफ्ज़-ए-हाथ से जोड़कर देख रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले तो उस बेचारी जो बेटी हमारी चली गई, उसकी आत्मा को शांति दे ईश्वर, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। दूसरा, उस परिवार के साथ हम खड़े हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी भी आज उस परिवार, पीड़ित परिवार से मिलके आए, और हमारे सांसद जी भी उनसे मिलके आए हैं। साथ साथ जहां तक देखिए लव जिहाद की बात है, आप एक बात को मतलब इसकी गहराई में जाइए कि जब चाहे कोई श्रद्धा की हत्या हो, चाहे कोई साक्षी की हत्या हो, तो बार बार कभी शाहिल पीछे होते हैं, कभी कोई अफजल पीछे होते हैं, कभी कोई और पीछे होते हैं। इस बात की गहराई में जाने का बनता है। दूसरी बात, देखिए मैं एक तरफ मानता हूं कि हाँ, इसमें दिल्ली पुलिस की जवाबदेही बनती है, और दिल्ली पुलिस ने 18 घंटे में खैर गिरफ्तारी भी की, बुलंदशहर तक गए, वहां से साहिल को पकड़ के भी ले आए, उसको सजा दिलाने के लिए कल कोर्ट में भी आज जा रहे हैं। तो बट मेरा इसके साथ दो बातें मैं और जोड़ूंगा। एक तो कहीं ना कहीं समाज के नाते, हमारे समाज का व्यक्ति होने के नाते हम लोगों को भी कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह से कब तक साक्षियों की इसी तरह से खुले रोड के ऊपर 16 साल की बच्ची की हत्या कौन सोचेगा? मोहनलाल जी, कौन सोचेगा? ये सत्ता में कौन काबिज है? कौन सोचेगा? कौन इस ओर ध्यान देगा कि समाज में बहन बेटियां असुरक्षित हैं? आज पहले देखा जाए श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। 18 मई की घटना थी, इसके बाद आज साक्षी की ये घटना सामने आई, इसके बाद अंकिता की घटना, तो न जाने कितनी ऐसी श्रद्धाएं की बलि चढ़ा दी गई। तो कौन सोचेगा इस ओर? राजनीतिक पार्टियां, राजनेता हमारे जाते हैं, आर्थिक मदद दे देते हैं। आपके भी बीजेपी सांसद हंसराज जी पहुंचे हुए, उन्होंने ढांढस बंधाया, परिवार परिजनों से मुलाकात की, लेकिन क्या इससे अंकुश लग पाएगा? मैं उसी बात पे आ रहा था कि एक तरफ जहां समाज का दायित्व है, वहां जो चुनी हुई सरकारें हैं उनका भी दायित्व बनता है। दिल्ली पुलिस की बात मैंने पहले ही कही कि कोई हम उनकी पीठ नहीं थपथपा रहे कि 18 घंटे में गिरफ्तारी, बट ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल 18 घंटे बाद ठीक है, 48 घंटे नहीं लगाए, 18 घंटे में पकड़ लिया तो इसे आप अपनी पीठ थपथपा भी नहीं सकते अगर दिल्ली पुलिस की बात करें। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब ऐसे अपराधियों के जहन में डर पैदा होगा? संगीता जी, आपका रुख करेंगे आम आदमी पार्टी से। अब हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आर्थिक मदद दी है, 10 लाख की मदद दी, और हर तरीके से कहा है कि मदद के लिए हम खड़े रहेंगे। तो क्या लगता है इस आर्थिक मदद से ऐसे अपराधों में अंकुश लग जाएगा? आरोप और प्रत्यारोप से ऐसे अपराधों में अंकुश लगेगा क्या? देखिए सोनी जी, ये बहुत संगीन मामला है।
और जहां बेटी की बात आती है तो देखिए ये राजनीतिक स्तर से कहीं ऊपर उठकर के मामला है। बेटियां सबकी साझी होती हैं, बेटियां अकेली नहीं होती, और किसी भी बेटी के साथ हो वो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो घटित हुई, और इस तरह से दर्दनाक मौतें। तो देखिए ऐसे मामलों में पर आप देखिए वहां पे भीड़ भी थी और भीड़ ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया। लोग वहां से गुजर रहे थे आसपास से, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की। तो जो जिस तरह से दिल्ली पुलिस का फेल्योर तो है ही कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां का देखना चाहिए। और दूसरी चीज मैं तो एक ये भी कहूंगी एक महिला होने के नाते भी कि सामाजिक मूल्य आखिर जा कहाँ रहे हैं, सामाजिक मूल्य नैतिकता आखिर है कहाँ कि लोग आसपास से गुजर रहे हैं और किसी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। तो ये समाज हमारा किस ओर जा रहा है, तो हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। जब बेटियों का मामला है हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं सोनी जी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब हम ऐसे मामले देखते हैं तो हमें लगता है कि धरातल पर हकीकत कुछ और है। हम योजनाएं बेशक ले आते हैं लेकिन उन पर काम नहीं कर पाते। और देखिए हमने गुजरात मोहन में जी आपके पास आएंगे, वापस रुक करेंगे। सोनी जी गुजरात का मामला 40,000 5 साल के अंदर वहां से 40,000 महिलाएं गायब हो जाती हैं। और सोचिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का हमारा क्षेत्र है और 40,000 महिलाओं का पता नहीं कि वो कहाँ चली गई। तो इस तरह के मामले जब देश में आते हैं तो बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं सोनी जी, ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। मैं उत्तराखंड में देखा, किरण नेगी, आपने अभी अंकिता हत्याकांड की बात की, वहां बीजेपी के एक नेता का ही बेटा उसके साथ दरिंदगी करके उसको फेंक देता है पानी में, और वो अभी तक उस मामले में कुछ वीआईपी जो है उसका पता नहीं लग पाया। तो देखिए सरकार को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो भी ऐसे मामले हैं, पता लग रहा है कि उस व्यक्ति ने चाकू से गोद कर हत्या की, तो ऐसे फैसलों में सजा का प्रावधान जो है वो जल्द आना चाहिए सोनी जी, उसमें लेट नहीं होना चाहिए। अंकिता हत्याकांड को 1 साल लगभग बीत गया है लेकिन अभी तक कोई भी सजा का प्रावधान नहीं हुआ। ऐसे मामलों में जब जल्द सजा होगी तो लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा कि भाई सजा मिलेगी। वो केस लंबे चलते रहते हैं और कई बार अपराधी छूट भी जाते हैं, तो ये सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे अपराध जब सामने आते हैं, जब ऐसी घटना सामने आती है तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो सियासत शुरू कर देते हैं। और शायद मुझे लगता है साक्षी के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। न्यू इंडिया के नाम पर कलंक हैं ऐसी घटनाएं, और ये हर एक राजनीतिक नेता को ये सोचना होगा, क्योंकि आप सत्ता की कुर्सी में, आम जनता ने आपको बिठाया है, तो उस जिम्मेदारी को मुझे लगता है बखूबी निभाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो निभाना भी चाहिए। लेकिन आज तस्वीर कुछ दूसरी नजर आ रही है। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी आपके पास आएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सामने आ रहा है, जो तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, राजनीतिक दल, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, आर्थिक मदद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या आर्थिक मदद देने से ऐसे अपराधों में अंकुश लगेगा? अनम्यूट कर लीजिएगा। कुलदीप जी आपसे मेरा सवाल है। डॉक्टर कुलदीप जी, देखिए साक्षी जी, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम, और मैं तो निःशब्द हो जाता हूं जब इस तरीके की घटनाएं देश के अलग अलग कोने से आती है और हमें इन घटनाओं का पता चलता है। रही बात कि भाई घटना के ऊपर राजनीति हो रही, राजनीति तो कोई भी घटना देश के ऊपर होगी तो राजनेताओं का तो काम यही है कि उसके ऊपर वे अवश्य राजनीति करेंगे। यहाँ पे मैं हर एक राजनीतिक दल की बात कर रहा। रही बात अभी आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता बहन थी, उन्होंने भी बताया कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा। जिस तरीके से इस बेटी की हत्या की गई, इस बेटी के ऊपर 21 चाकुओं से वार किए गए, और वहां पर जो दर्शक थे, जो राहगीर थे, वे मुख्य दर्शक बन के देखते रह गए। तो कहीं ना कहीं हमें समाज के विषय में भी सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा। रही राजनीति की बात, घटना के ऊपर राजनीति आप करो, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एलजी साहब के अंदर में है, वो केंद्र के अंदर में है। तो इन दोनों पार्टी की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार को भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार का फेल्योर है।
रही अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में लेके जा रहे। अरे मैं तो ये कह रहा कि इस देश में अपराधी अपराधी है। अपराधी भले ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी की ना कोई जाति होती ना कोई धर्म होता। हमें उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश बर्बादी की तरफ जाएगा और आने वाले टाइम में हम सभी को इसके ऊपर पछताना पड़ेगा। यहाँ तो ये चलो मुसलमान जो है साक्षी की हत्या करने वाला है। अगर मैं हाथरस कांड की बात करूं, उस बिटिया की हत्या करने वाले कौन थे? अरे शर्म आनी चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को। अगर इस तरीके की घटना इस देश के अंदर होती है और आप उसमें भी हिंदू मुस्लिम की जो है रोटियां सेकते हैं, आप अपराधी को अपराधी क्यों नहीं कहते? आप ऐसे काम क्यों नहीं करते कि आने वाले टाइम में अगर कोई इस तरीके का जघन्य अपराध करे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उसकी रूह कांपे और उसे कम से कम 100 बार जो है सोचना पड़े। चलिए इस बात का जवाब मोहन गेहारा जी से ले लेते हैं। मोहन गेहारा जी, क्या धर्म और मजहब के नाम पर भी इसे एक साँचे में पिरोकर देखना सही है क्या? क्योंकि अपराधी तो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है। अगर हाथ में कलावा बंधा देख लिया तो हमने इसे लफ्जिहात से जोड़ दिया। देखिए सोनी जी, मैं अभी कुलदीप भाई जो बात कह रहे थे मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अपराधी अपराधी है, चाहे किसी भी धर्म का हो। और हम इसका आगे बढ़ के जोरदार तरीके से विरोध भी करते हैं। बट बात मैं फिर अपनी उस पर आता हूँ कि बार बार जब ये चाहे हत्या की बात आती है, तो चाहे साक्षी की हत्या हो, चाहे श्रद्धा की हत्या हो, ये बार बार ये साहिल ही क्यों आते हैं सामने? कोई और नाम क्यों नहीं आता? तो क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है? चलिए एक एक करके बोलिए जी। पर भी देखिए संगीता जी, आप तो मत बोलिए, आप जो ज्ञान देते हैं ना वो आप ज्ञान मत दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने कहा था कि हम बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे मार्शल देंगे। कहाँ है आपके मार्शल? कहाँ है वो जो 20,000 लोगों की तनख्वाह आप लोग लेते हैं? 20,000 लोगों की तनख्वाह आप लेते हैं, आप सरकार देती है सिविल डिफेंस के नाम पे। कहाँ है वो सब? गली में मोहन जी यहाँ पर आप उंगली तो उठा रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? करके राजनीति करना लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मैं मानता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एसजी की है, लेकिन इस तरह आप अध्यादेश लाकर आप खुद रख लो, संभाला नहीं जा रहा तो रख क्यों लेते हो? संगीता जी जरा ठहरिए, यहाँ बैठ के जरा ज्ञान मत दीजिए, ठहरिए। उतना आवेश में आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ठीक है संगीता जी, मोहन गेहारा जी, वो मार्शल कहाँ है? मोहन गेहारा जी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वहां के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, उनका कहना है कि यहां पर घटना कभी भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। यहां पर पुलिस दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, कभी किसी के साथ कोई घटना, कभी किसी के साथ कोई घटना होती रहती है। तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। और अगर किस पे कहीं किसी अधिकारी की चूक है तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उन्हें दंडित भी करना चाहिए। समाज की बहन बेटियों को इस तरह सरेआम मरते हुए नहीं देख सकते। मैं बिल्कुल उस परिवार के साथ हूं। संगीता जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन आगे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, नितेंद्र यादव जी, उनका रुक कर लेते हैं। इसके बाद जब आपके पास आएंगे तो ये भी जानेंगे, क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी कैमराज होते हैं, वहां पर कोई भी घटना, कोई भी आपराधिक घटना उसमें कैद होती है, तो हम किस बात का इंतजार करते हैं कि ऐसी आपराधिक घटना हो फिर हम उसे सोशल मीडिया पर दिखाएं, डालें, अपलोड करें, ताकि लोग देखें और किस तरीके से उस बात का संज्ञान लिया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक बड़े जिम्मेदारी, हालांकि 18 घंटे में गिरफ्तारी तो कर ली गई, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता, अपनी पीठ नहीं थपथपाई जा सकती कि हमने बहुत बेहतर काम किया। लॉ एंड ऑर्डर पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो दिल्ली के इस विभत्स घटना को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और साक्षी से लेकर श्रद्धा तक न जाने कितनी श्रद्धाएं इसी तरीके से उनकी हत्या हो जाती है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। बावजूद इसके ये मामला कोर्ट में एक लंबा घसीटता चला जाता है। क्यों ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती? फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र करते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें कानून निकल कर सामने आते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई, तो आखिर वो कार्रवाई दिखाई क्यों नहीं देती? और इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। नितेंद्र यादव जी सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नितेंद्र जी, आपके पास आएंगे। अब देखा जाए तो ये पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ दिया गया, आपको क्या लग रहा है? अनम्यूट करिएगा। जी, मेरा स्वभाव नहीं रहा कि कभी मैं किसी प्रवक्ता पर व्यक्तिगत टिप्पणी करूं। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से इतनी विभत्स घटना हुई कि मेरे सामने सोशल मीडिया पर, फेसबुक में जिस समय वो घटना आ रही थी, तो मैं 5 सेकंड से ज्यादा उस घटना को देख नहीं पाया। इतना अंदर से दिल बहला गया। आपकी स्क्रीन को घटना चल रही, लगातार वो युवक जिस बेरहमी से वो वैसी, वो उसको राक्षस कर सकते हो, हत्या कर रहा है। और दुख तब हो रहा था कि उसके बगल से जिस तरीके से लोग गुजर रहे थे, जैसे लगता है कि गंदी नाली से कुछ बिल्कुल इंसानियत मर चुकी है जी, उसको बचा करके ऐसे देखते हुए निकल रहे हैं। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली निंदनीय घटना है। इसकी जितनी घोर भर्त्सना की जाए, पर्सनली मेरी से वो काम है। लेकिन इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक लव जिहाद जैसे शब्द से जोड़ा, मतलब इतना शर्मसार करने वाला ये बयान है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने संवेदनहीन हो सकते हैं कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने की बजाय और सख्त कार्रवाई की बात करने की बजाय, उस घटना की निंदा करने की बजाय, उस परिवार की मदद करने की बजाय लव जिहाद जैसे शब्द। अरे हाथरस में कौन सा लव जिहाद था भाई? ये हौसले। उन्नाव में कौन सा लव जिहाद था? कुलदीप सिंह क्या लव जिहाद का शिकार था? और ललितपुर में जिस तरीके थाने के अंदर थानेदार बलात्कार कर दे रहा था, वो भी लव जिहाद था। किस तरीके की बात है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं? जब शर्मसार करने वाला बयान आज के डेट में मुझे भारतीय जनता पार्टी पे लगा। मैं लगातार देख रहा हूँ कि इस तरीके की घटनाएं, और जो हमारे दिल्ली में पहलवान बैठे हैं और उन पहलवानों के साथ जिस तरीके की चीजें हुई हैं, और वो लगातार कई महीनों से मांग कर रहे हैं, वास्तव में वो आरोपी कौन है? ये लव जिहाद जैसे लोग हैं। आखिर ये हिम्मत कहां से आ रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की करने बैठी सरकार लगातार जिस तरीके से कभी नारा देते हैं, ये मुझे एक बार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक बार वो बयान जो आया था, मुझे लगा था कि स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि बेटी पटाओ, लेकिन आज जिस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इनकी सोची समझी। बिल्कुल आ रहे हैं मोहन जी, इस बात का जवाब दीजिएगा। अंदर की मानसिकता चला रही है, इस तरीके की सोची समझी घटनाएं हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के संवेदनहीन प्रवक्ता बार बार उसको लव जिहाद जैसे, अरे कोई भी हो, चाहे वो साहिल हो चाहे शेर बहादुर हो, ऐसे दरिंदों को ठीक है, मान भी लेते हैं कि ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरीके की जो घटना, जिस तरीके से साक्षी को मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसे में त्वरित क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मोहन जी आप जवाब दीजिए। मैं घटना बता रहा हूँ, एक घटना मैं इसमें आपका एक फैसला आया है मथुरा से, 52 दिन के अंदर ऐसे हफ्सी व्यक्ति को 52 दिन के अंदर कोर्ट ने ट्रायल करके फांसी की सजा सुनाई है। मुझे लगता है कि इस तरीके की व्यवस्था सरकार की ओर से भी की जानी चाहिए कि ऐसे जिस तरीके की खुलेआम सीसीटीवी में घटना कैद हुई है, ये सब व्यक्ति को तो 31 दिन के अंदर ट्रायल करके और फांसी पे चढ़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून, देश में कानून का राज है, कानून की व्यवस्था है। तो ऐसी पहल सरकार और पुलिस की तरफ से की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द चार्जशीट लगे और ट्रायल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरुआत हो, और कम से कम समय में, जैसा कि मथुरा की कोर्ट ने उदाहरण दिया कि 52वें दिन मुलजिम को
फांसी की सजा सुनाई है, और उस घटना में उसके भाई ने सहमति दी कि ऐसी निंदनीय कार्य करने वाला व्यक्ति मेरा भाई, मेरा परिवार नहीं हो सकता है। बिल्कुल इस मामले में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मोहन जी, आप जवाब दे दीजिए, इसके बाद अरविंद जी का रुख करेंगे। देखिए सोनी जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ घोर से घोर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही है तो अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बट जरा मैं मलिक साहब से, जो अभी यादव जी बोल रहे थे, उस बात को भी जरा साथ साथ ले लेता हूँ। एक बात बताइए यादव भाई, ये बार बार जो अन्य धर्म के जो लड़के हैं, ये हाथ में कलावा पहन के क्या दिखाना चाहते हैं? क्या मजबूरी पड़ती है इनकी कि ये कलावा पहन लेते हैं? क्या ये हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के लड़के या जो लोग हैं वो इस तरह की वारदात को अंजाम देने का काम करते हैं? और साथ साथ मैं भी, संगीता जी बोल रही थी, मैं जरा पूछना चाहता हूँ संगीता जी से कि केजरीवाल जी क्या सिर्फ ट्विटर के ऊपर हमदर्दी जताते हैं? क्या नेता है वो सिर्फ मीडिया को बुलाकर हमदर्दी जताते हैं? क्यों नहीं? एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो क्यों नहीं घर में? ठीक है, एक एक करके बोलिए ताकि समझ में आए। जी, एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है? एक गरीब का साबा गरीब बस्ती हमारी कॉलोनी, वहां से वोट ले लेने का काम है। ठीक है मोहन जी, मुझे लगता है जिम्मेदारी जो सत्ता में काबिज है केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है तो मुझे लगता है अगर ऐसे अपराधी हैं, एक भी अपराधी को ऐसी सजा दी गई होती तो मुझे लगता है आज ऐसे अपराधों में इजाफा ना हुआ होता, एक और साक्षी की बलि ना चढ़ी होती। सोनी जी, कहीं ना कहीं हमारे, मुझे लगता है कि अगर इसमें कानून व्यवस्था में कुछ सुधार तो सर कानून प्रशासनिक अमला अगर कार्रवाई गंभीरता के साथ नहीं कर रहा है तो कौन करवाएगा सर? सत्ता में आप हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, यदि आवश्यकता पड़ती है तो न्यायालय को भी इसके अंदर, ठीक है, इसमें ऐसे अपराध दिलाइए, ऐसे अपराधियों को आप सजा दिलाइए, त्वरित सजा होनी चाहिए। इसमें चर्चाएं बहुत हुई हैं मोहन लाल जी, अगर देखा जाए ऐसे मामलों को लेकर बहुत चर्चाएं हुई हैं और कार्रवाई करने की भी बात हर कोई कहता है, लेकिन कार्रवाई किस तरीके से होती है? आप श्रद्धा का एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 साल बीत गया है, 18 मई की घटना थी, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और अब चार्जशीट फाइल की गई है, अब उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। इंसाफ और कितना लंबा मिलेगा जाके, कितना और समय? अभी भी उसके परिजन इंसाफ की दरकार में है। देखिए, मैं तो सोनी जी कह रहा हूँ कि यदि इसमें कई आवश्यकता होती है, कानून में कुछ बदलाव लाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है तो वो भी करनी चाहिए इस तरह के अपराधियों को। हालांकि प्रमिला मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रमिला मिश्रा जी का रुख करें, उससे पहले अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रश्मि सिंह समाज सेवी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए रश्मि जी। अरविंद जी आपके पास आएंगे। एज ए वरिष्ठ पत्रकार, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या भाप पा रहे हैं, और आखिर कैसे इतना बल मिलता है इन अपराधियों को, क्या वजह मानते हैं? सोनी जी, मैं इस घटना को कई आयाम से देखता हूँ। एक तो यह हत्या जो है इंसान और जानवर होने के फर्क को मिटा दिया है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी लड़की से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, तो उसको बेवफाई से नाराज होकर के उसके इतने टुकड़े कैसे कर सकता है? बिल्कुल, यह अपने आप में विचलित करने वाला सवाल है। अब ये सवाल ये उठता है कि अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको अपना धर्म बदलना, नाम बदलना, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ती है? उसकी हिंदू को मुस्लिम लड़की से प्रेम करने के लिए मुस्लिम नाम रखना या मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की से प्रेम करने के लिए हिंदू रखना, क्या ये अपने आप में ही रेखांकित नहीं करता है कि इसके पीछे ढेर सारी कारस्तानी है, ढेर पीछे षड्यंत्र है? सवाल देखिए, मेरा सवाल यह नहीं है कि समाज की नपुंसकता सामने आई है कि लोग देखते रहे, हत्याएं होती रही, वो चाकू का प्रहार करता रहा, लोग निकलते चले गए। बिल्कुल, हमारी चिंता इस बात को भी लेकर के नहीं कि कौन सा सियासी दल क्या कह रहा है। हमारी चिंता जो है इस राष्ट्र की संप्रभुता से, संप्रभुता की बात मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ। मैं केरल का एक उदाहरण देता हूँ कि वहां पे अखिला अशोकन का मामला आया था कि 2016 में जो है सफीन नामक व्यक्ति जो है नाम बदल करके उसके साथ शादी करता है और जो है अखिला के माता पिता केरल हाई कोर्ट में जाते हैं तो केरल हाई कोर्ट उस विवाह को रद्द कर देता है। कहता है कि भाई नाम बदल करके, छिपा करके, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अखिला के माता पिता जाते हैं और कहते हैं कि मेरी ये लड़की को फिदाइन बनाना चाहता था, इसलिए हम लोग इस शादी के खिलाफ है।
मजेदार बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मसले को एनआईए को दे दिया है और ये जांच चल रही है। देखिए सवाल और आगे का, आप देखिए झारखंड के रविका की हत्या होती है और वहां पर जो है दिलदार जो अंसारी है उसका संबंध जो है वो भी 50 टुकड़े करता है और इसके बाद जो उसका संबंध पीएफआई से जुड़ता हुआ मिलता है। मेरा मानना यह है कि आखिर इस तरह से बेरहमी से हत्या करना क्या तालिबानी मानसिकता को नहीं दिखाता है? मैं बहुत हत्याओं को देखता हूँ इस देश में, हिंदू भी करते हैं और जातियों के लोग करते हैं, लेकिन इस तरह से टुकड़े करते हुए जो है जिस तरह की प्रवृत्ति कुछ वर्षों से सामने आई है और जिस तरह इस लव जिहाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी संजीदगी पूर्वक जो इस मामले को एनआईए को सौंपा है, तो ये तो अपने आप में है। अच्छा, चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग जो ये सेक्युलर और जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं आज वो कहाँ है? अगर यही मामला जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था चुनाव के दौरान तो तमाम जो है सोशल मीडिया से लेकर के न जाने क्या क्या जो है पूरा आफत मचाए हुए पड़े थे। देखिए मेरा मानना है कि कोई भी भावना जो है राष्ट्र के भविष्य से बढ़ करके नहीं है। सबको समझना होगा कि इसी देश में रहना है, इसी समाज में रहना है। तो ऐसे जो हत्यारे हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जो धर्म बदलकर जाति बदलकर विवाह करते हैं, देखिए यूपी मध्य प्रदेश और हिमाचल में ही केवल जो है इस तरह की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए, लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बना है। बाकी राज्य क्यों हाथ पर हाथ बैठे हैं? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो, तो ये सबको इस पर विचार करना होगा कि ये राष्ट्र बिल्कुल विचार इसमें भी करना होगा अरविंद जी कि देखा जाए अब यूपी का एग्जाम्पल लोग देने लगे हैं आपराधिक घटनाओं को लेकर। ये बड़ी बात है, इसको गंभीरता से मुझे लगता है लेने की भी जरूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर आज हमारा कहाँ जा रहा है और अपराधों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। लोग एग्जाम्पल देते हैं उत्तर प्रदेश का, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मौली सेठ का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौली सेठ भी जुड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया और क्या न्यू इंडिया के नाम पर हम ये कौन सी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसे न्यू इंडिया का निर्माण हो पाएगा? क्योंकि ऐसी घटनाएं तो कलंक है न्यू इंडिया के नाम पर। अनम्यूट करिएगा तो पहले जी मौली जी। सिर्फ एक चीज जरूर पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि कहना चाहूंगी कि हम कहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे समाज से आते हैं। आपके इस कार्यक्रम में बात पूरी तरह दिखाई पड़ रही है। जनप्रतिनिधि समाज से आए हैं, उस समाज से जहां एक नृशंस हत्या को तो देख रहे हैं और निरपेक्ष भाव से, चेहरे पर भाव तक नहीं है और चले जा रहे हैं। यहाँ चैनल पर बहस कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर, लेकिन आपके चेहरे पर वो पीड़ा नहीं है क्योंकि आप एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल कह रहे हो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। एक लड़की काफी लोग और एक दूसरे पर लव जिहाद है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस लड़के के प्रति आपके मुंह से आक्रोश नहीं निकला, आपका आक्रोश एक दूसरे पे। तो ये हमारा समाज है। आप किस न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं? हम उसी बर्बर युग में जी रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है ही नहीं कि एक बच्ची मर गई। बिल्कुल ये है कि वो कैसे मर गई, किसने क्या करा, वो लव जिहाद हो रहा था। बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम को लव जिहाद के चश्मे से देखा जा रहा है। जी दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी, मैं लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रही हूँ। हर बार एक ही बात में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि समाज को बेटियों की नहीं, बेटों के माँ बाप को भी शिक्षित करिए। कोई कदम ही नहीं उठा रहा, कोई जागरूकता नहीं। इस मानसिकता को समझिए।
आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यही कानपुर था जहां से एसिड अटैक की शुरुआत हुई थी। आज भी वो व्यक्ति स्वतंत्र है, उस लड़की की जिंदगी खत्म हो गई। कौन सा लव जिहाद और कौन सी वो एसिड अटैक को लेके पूरा मूवमेंट चल रहा है, लक्ष्मी की कहानी को लेके फिल्म बिल्कुल मूवी भी बन जाती है, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, बड़ी बात है। अभी नोएडा में वो एक हादसा हुआ था, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है ना, निर्भया की तरह से ही उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। जिहाद नहीं था, उन्नाव की घटना। और मैं ये नहीं कह रही, अगर वो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, कलावा बहन के धोखा दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हमारी बेटियां गिनी पिक नहीं है और गुस्सा इस बात पे होना चाहिए। रोकिए लव जिहाद को, बिल्कुल रोकिए, पूरी ताकत से रोकिए, विरोध कीजिए, लेकिन इस तरह की राजनीति करते। बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप एक दूसरे पर, वोट बैंक की राजनीति का आरोप एक दूसरे पर। दल था जिसकी एक नेत्री ने संसद में रो रो के कहा था जब रोहित जमुना वाला कांड हुआ था, ये बच्ची इसका क्या मंत्र पे बैठे हुए और अपने मेडल्स को प्रवाहित कर देने वाली वो पहलवानों का क्या हो रहा है? तो मुद्दा आएंगे कुलदीप जी, आएंगे आपके पास आएंगे। संवेदना है, वो तो जगाइए। मौली जी, मुझे लगता है आज के डेट में देखा जाए या आज के परिवेश की बात की जाए तो मानवीय संवेदनाओं का अंत हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये साक्षी की घटना सामने आई, पूरा घटनाक्रम हर किसी ने देखा और रूह कांप गई इस घटनाक्रम को देख के। जो तमाशबीन लोगों से ये गुजारिश भी के न्यूज़ करता है और लगातार कर रहा था कि अगर ये आपकी बेटी होती तो क्या इसी तरह आप गुजर गए होते। तो मानवीय संवेदनाएं तो अब खत्म हो चुकी हैं, उसका तो हम जिक्र ही ना करें। गुजारिश जरूर इस बात की कर सकते हैं कि अरे इंसानियत तो दिखानी चाहिए थी। आप लोग गुजर रहे हो, कोई इस तरीके से किसी की हत्या कर रहा है और आप ये जहमत नहीं उठाते कि इसका संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी बात है, तमाशबीन लोग कैसे गुजर रहे थे वहां से, बड़ी बात होती है अपने आप में। तो मानवीय संवेदनाएं मुझे लगता है अब बची नहीं है। रुक कर लेते हैं प्रमिला मिश्रा जी का, अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय की। प्रमिला जी, ऐसे मामलों में कार्रवाई के जो कानूनी दावपेच है आप बहुत बेहतर तरीके से जानती होंगी, क्या त्वरित कार्रवाई अपराधी के खिलाफ नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, इसमें तो किसी साक्ष्य की जरूरत ही नहीं थी। जब आपने देखा, सबसे पहले तो मेरा एक पूरी पब्लिक से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर कोई घटना होते, आप देखते हैं चाहे किसी की बेटी है या बेटा है, किसी को कुछ होता है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, चारों भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं। अब तो कानून ने भी बहुत सारी लीनियंसी कर दी है कि आप उससे 100 सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपका अता पता नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल। तो कम से कम आप इतनी मदद तो कर सकते थे इंसानियत के नाते कि किसी की बेटी थी, अगर 10 लोग भी भीड़ के उस लड़के को झपट के पकड़ लेते तो इतना करने की हिम्मत है, कम से कम एक जान बच सकती थी। और जान सबको एक ही मिली, आप लाखों जाके उनके घर पे दे आए या कुछ कराए जाके उनके घर से, वो बच्ची तो उसकी वापस नहीं आ सकती है ना। वो कितना इतना बड़ा, जो 16 साल की बच्ची को पढ़ाया लिखा होगा, उस माँ बाप के दिल से पूछो क्या गुजर रही होगी उसके ऊपर। और दूसरी बात, ये जो राजनीतिक पार्टियां आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही हैं, क्या इनके घर की बच्ची होती तो इस तरह से दोषारोपण कर रहे होते? ये रात में ही उठवा लेते उस लड़के को, काट काट के टुकड़े करके उसके घर भेज दिया होता इन्होंने। बिल्कुल। खाली कानून ही सब कुछ करेगा इस भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। हमें अपने
आप स्वयं को भी जागरूक करना चाहिए, और जो ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है, इसके अतिरिक्त ये अपनी जिम्मेदारियां खुद सोच लें, चाहे वो आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई हो। हमको किसी और का दोष नहीं देना चाहिए। हमारी क्या जिम्मेदारी ये हमें सोचना चाहिए। किसी ने लव जिहाद ये तो बहुत मुश्किल बात कह दी प्रमिला जी। अगर देखा जाए बेटियों के मुद्दे पर भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनेता हैं हमारे, उनका मत एक नहीं होता, और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मामले में भी इन राजनीतिक पार्टियों की सोच एक होती नजर नहीं आती है। होती है, और इन लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए इन नेताओं को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं बैठे। कोई हो इसमें, हम किसी का एक का नाम नहीं लेना चाहते हैं। आपके घर की बेटी होती, क्या आप इसी तरह से रोटियां सेक रहे होते यहाँ पे? नहीं करते ना। जो कार्रवाई आपसे बन पड़ती है हद से ज्यादा गुजर के आप करते हो। 18 घंटे में आपने गिरफ्तार कर लिया, कोई माने नहीं रखता। उस पब्लिक को भी थू है जिन्होंने ये सारा कांड देखा, उसके बाद में कुछ नहीं बोले। अब एक लड़का आपके चैनल पे ही हमने देखा था, एक लड़का जिसने उठा के उसको एम्बुलेंस से 50 सवाल उससे कर लिए गए। वो भी तो नहीं करना चाहिए था। जिसने मदद की वो क्या जानता था किसी को? इंसानियत के नाते इसलिए आदमी नहीं आता है आगे कि अभी हम अगर पकड़ लेंगे और चाकू लग जाएगा, कुछ होगा तो हम भी उसमें शामिल माने जाएंगे कि आप वहां से क्या कर रहे थे। उन सब भय से आदमी पीछे भाग जाता है। इंसानियत नहीं मर गई है, इंसानियत आप भी जिंदा, तभी आप और हम बैठे यहाँ पे बहस कर रहे हैं, तभी हम आप बैठ के उसकी चर्चा कर रहे हैं। दिन भर वीडियो 100 बार देखते हैं, उसके बाद आप एक दूसरे से चर्चा करते हैं। इंसानियत कहीं नहीं मर गई। रही बात कानून की, कानून इतना सख्त बना हुआ है कि जिसको अगर कायदे से उपयोग किया जाए तो 52 दिन में, लेकिन क्या इस सख्त कानून का पालन सही तरीके से किया जा रहा है अपराधियों के लिए? किया जाए तो, और उसमें भी कानून को भी जितना पावर है न्यायालय को, उतने का अगर ये राजनीतिक पार्टियों के लिए ना उपयोग करके आम जन के लिए उपयोग होता है तो ये घटनाएं ना हो। क्योंकि अगर भी कोई बड़े आदमी की बच्ची होती यहीं पे, किसी नेता मंत्री की बच्ची होती, रातों रात उसको कानून कोर्ट बैठा दी जाती है और रातों रात उसके लिए सारी सजाएं हो जाती, सब कुछ हो जाता है। आम आदमी की जिंदगी नहीं क्या? उसकी बेटी जिसकी मरी है, उसकी बेटी अकेली नहीं थी क्या वो? या उसकी जीवन, उसको जीने का हक नहीं था हमारे समाज में? हमारा कानून हमारे उसको जीने का हक नहीं देता है क्या? तो सारी बात हम खाली राजनीतिक पार्टियों पर दे रहे, जैसे कि आप वाले वहां पे बार बार ये बात कहते रहे कि उनकी जिम्मेदारी थी, उनके हाथ में कानून। इसका मतलब उनके हाथ में कानून और व्यवस्था उनके हाथ में, तो आप जानबूझ के ये काम कराते हैं क्या? हम तो आपको कह सकते हैं ये बात ना कि आप उनको दोष देने के वजह से आप ये काम करवाते हैं। आए दिन आप दिल्ली में घटनाएं हो रही है तो आपकी नैतिकता कुछ नहीं बनती है। अन्य विभाग तो आपके पास है, दुनिया भर के रोहिंग्याओं को वहां पे बसाने के लिए आपके पास पैसा, आपके पास साधन है। रात दिन उनको आप बिजली पानी सब कुछ मुहैया करा रहे, राशन पानी मुहैया करा रहे, तो आम लड़कियों की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? सारी जिम्मेदारी कानून की है या दिल्ली की है या एलजी की है, इनकी है उनकी, इससे कह के आप बचना चाहते हैं? इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले रश्मि सिंह समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रश्मि जी, आपके पास आएंगे। देखा जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से इस मामले को आप कितनी गंभीरता से देख पा रही हैं, और कैसी ये मनोस्थिति है जो ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए विवश कर देती है? नमस्कार मैम, देखिए मैंने पूरी परिचर्चा को बहुत गंभीरता से सुना जी। सभी अपनी जगह जिस भी परिप्रेक्ष्य से आ रहे हैं और जिस भी दृष्टिकोण को अपने यहाँ पे रख रहे हैं, वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। लेकिन अगर सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं और जितना काम हम समाज में रहकर कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसमें बहुत बड़ा रोल एक परिवार, जो भी परिवार है हमारे समाज में, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आजकल आप मुख्य तौर से देखेंगे परिवार और बच्चे ये सभी एकाकी जीवन जीने के लिए बहुत अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं और बहुत रिजर्व रह रहे हैं। इनफैक्ट टीन एजर बच्चे, आप नहीं समझ सकते कि ये क्या कर रहे हैं। ये इनको एक अपना प्राइवेट होना चाहिए होता है, प्राइवेट लाइफ चाहिए होती है, प्राइवेट फोन चाहिए होता है। और पेरेंट्स भी कई हद तक मैं देखती हूँ कि इस चीज में हस्तक्षेप नहीं करते खुल के कि बेटा आप क्या कर रहे हो, आपके सराउंडिंग क्या चीजें चल रही हैं। जरूर इसमें एक प्रशासन का, व्यवस्था का बहुत बड़ा अहम है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है और उसकी प्राइवेट लाइफ में क्या चल रही है, इस चीज के लिए जिक्र अगर वो अपने परिवार से या अपने आस पड़ोस वालों से खुलकर नहीं करता, तो कहीं तक इसमें पुलिस या कोई हमारा जो आसपास के सराउंडिंग है वो इसमें
कहाँ तक हस्तक्षेप करेगा या क्या करेगा। एक हम अपना समय देखते हैं कि हम जब गली से निकलते थे तो वहां पे हर दूसरा इंसान हमें या हमारे परिवार को जानने वाला होता था। कोई भी चीज करने से पहले हमें पता होती थी कि हमारे घर तक यह सूचना पहुंच जाएगी अगर हम कोई भी गलत कदम उठाते हैं। लेकिन आज वो डर खत्म हो चुका है। बच्चों की भी मानसिकता और पेरेंट्स भी इतने रिजर्व हो गए हैं कि वो अपने पड़ोसी से ही मतलब नहीं रखना चाहते। ऐसी दृष्टि में इस तरह के केसेस जितनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, आप सभी के सामने हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन रश्मि जी, ये कहा जाता है कि बच्चों को फ्रीडम भी देना चाहिए। अगर ज्यादा सख्ती जरूरत से ज्यादा की जाएगी तो उसके भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ये भी कहा जाता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन उसका बैलेंस हम ही को बनाना है ना मैम। हम ये बच्चों से तो उम्मीद 14 से 15 16 साल की उम्र में उनके अंदर इतनी समझदारी होगी कि उनको कहाँ तक आगे जाना है, फ्रीडम का उपयोग करना है और परिवार में, समाज में पेरेंट्स को भी निभानी पड़ेगी। वो थोड़ा फ्रेंडली होते हुए फ्रेंड ना बने, अपने माता पिता की भूमिका में ही रहते हुए तो बच्चों को थोड़ा सा जरूर नोटिस करें, गाइड करें। भले ही गंभीरता से बच्चे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर लड़का भी घर से बाहर है 9 बजे रात के बाद तो वो कहाँ है, कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, लड़की भी जा रही है तो सेम सोच। बिल्कुल थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट एक बिंदु है। मुझे लगता है ये भी काफ़ी हद तक ये जानने की ज़रूरत है और थोड़ा सा फ्रेंडली होने की भी ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा है और वो पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली रहेगा तो मुझे लगता है जो गतिविधियाँ, बाहरी गतिविधियाँ होंगी वो अच्छे से शेयर कर पाएगा। डॉक्टर कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कम शब्दों में पूरी कर लीजिए। देखिए मैडम, मैं तो देख रहा यहाँ पे जिस तरीके से बात को राजनीतिक रूप दिया जा रहा जी, कहना चाह रहा कि ये साक्षी नहीं गई, ये साक्षी के साथ साथ किसी की बहन गई, किसी की बेटी गई। इसे कुलदीप जी द केरला स्टोरी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपके राजनेता इसे द केरला स्टोरी से भी जोड़कर देख रहे हैं। नहीं मैडम, एक्चुअली मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा कि जिस तरीके से बहस हो रही है आज, इस बहस को पूरा हिंदुस्तान देख रहा, और खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और जो आम आदमी पार्टी की हमारी बहन प्रवक्ता है, जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे, ये इंसान के तरीके से बहस नहीं कर रहे। यहाँ पे अभी भी जो है जानवरों की तरीके से, कुत्ते बिल्ली की तरीके से बहस कर रहे। शर्म आनी चाहिए अगर आप इस तरीके की घटना के ऊपर इस तरीके से जो है बहस करके आप शर्मसार कर रहे, अपने आप को शर्मसार कर रहे, इस देश को, इस राष्ट्र को। रही बात मैडम, आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि भाई क्यों नहीं जल्दी से जल्दी जो है इनके ऊपर कार्रवाई होती। तो मैं ये बता दूं कि अभी केंद्र के अंदर पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी चुना था। तो जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी इंसान वो किसी भी बिल्कुल एक बार फिर से उम्मीद और एक बार फिर से हम इसी बात को लेकर चर्चा करने बैठे हैं कि क्या वाकई साक्षी के परिजन को अब न्याय मिल सकेगा, क्योंकि अभी श्रद्धा के जो परिजन हैं उन्हें तो न्याय नहीं मिला। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब न्याय मिलेगा? ये तो मोहन गेहारा जी ही बता सकते हैं। न्याय मिल पाएगा जल्द से जल्द? बिल्कुल मिलना चाहिए सोनी जी। ऐसे अपराधी को तो मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा आप ये बताइएगा। लेकिन हमारे, क्योंकि हमारा एक कानून व्यवस्था है, कानून के हिसाब से जो कड़ी से कड़ी सजा, चलिए कानून की लड़ाई भी बहुत लंबी हो जाती है। सर शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि एक साक्षी मलिक जंतर मंतर में यौन शोषण के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है और आज मेडल को वो विसर्जित करने के लिए भी चली गई और ये मन बना लिया। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि एक साक्षी की इस तरीके से बलि चढ़ा दी जाती है, फिर उसे लव जिहाद के चश्मे से देखा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और उम्मीद और सवाल इस बात को लेकर कि क्या अब न्याय मिलेगा इस साक्षी के परिजन को, क्योंकि अब साक्षी तो गई और सियासत शुरू हो गई है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ मंथन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।